सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स से। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है ये हम लोग को एक केस स्टडी का देखने को मिल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी से पीड़िता लड़की से विवाह करने के लिए पूछा है। तो एक केस स्टडी है। मैं चाहूंगा कि हम लोग डायरेक्टली जो ऑफिशियल न्यूज की जो वेबसाइट है उस पर जाकर इस केस स्टडी को देखते हैं। पूरी डिटेल में इस केस स्टडी के बारे में मैं आप लोग को अभी समझाने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के मामले हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो इसलिए इसकी केस स्टडी प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ये जनरल स्टडीज पेपर 4 में भी आपकी काफी मदद करेगा ये टॉपिक। तो देखिए, नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए। इस दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वह लड़की से शादी करेगा। तो दरअसल नाबालिग से रेप के आरोपी ने नाबालिग के परिजनों को भरोसा दिया था कि लड़की जैसे ही बालिग हो जाएगी वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को के तहत केस दर्ज करवाया गया। इस मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस अग्रिम जमानत के डिसीजन को खारिज कर दिया था कि अब उसको इंटरिम बेल जो है वो नहीं मिल रही है। राइट, तो हाई कोर्ट ने उसकी इंटरिम बेल एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया था जिससे कि वो गिरफ्तार हो जाए। राइट, जिसके बाद मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेल दाखिल करने की इजाजत दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रेगुलर बेल जो है, जहां पर भी आपका मामला चल रहा है, जो आपकी कंसर्न कोर्ट है जहां पर आपका ये मामला चल रहा है, उस कोर्ट में जाकर आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो, और 4 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आरोपी की ओर से, यानी कि आरोपी की ओर से जिसने याचिका लगाई थी, उन्होंने दलील की कि उसे गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दी जाए। वो महाराष्ट्र सरकार में एक सरकारी कर्मचारी है और अगर गिरफ्तारी हुई तो वो सस्पेंड हो जाएगा। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये बात लड़की बरगलाने और रेप करने से पहले सोचना चाहिए था। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी है तो क्या उसके पास इतने राइट्स हैं कि वो इस प्रकार के क्राइम कर देगा और उसको फिर बेल मिल जाएगी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। जो लॉज जो होते हैं वो सभी के लिए इक्वली होते हैं। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की जो बेंच जो थी, उन्होंने आरोपी से सवाल किया कि क्या वह विक्टिम से शादी करेगा। इस पर आरोपी के वकील ने कहा कि वह इस मामले में अपने क्लाइंट से निर्देश लेकर आएंगे। कोर्ट ने कहा कि हम आपको शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है, अन्यथा आप कहेंगे कि हमने आपको शादी के लिए दबाव डाला है। बाद में जब दोबारा केस टेकअप हुआ तब आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह शादीशुदा है। याची पहले शादी के लिए तैयार था लेकिन लड़की ने मना कर दिया था। पहले जो है वो शादी करना चाहता था, फिर लड़की ने मना कर दिया, फिर उसने रेप कर दिया। उसके बाद फिर उसने ये भी बोला कि उसके परिवारजनों से कि वो उससे शादी कर लेगा, बट उसने फिर बाद में मना कर दिया कि वो शादी नहीं करने वाला। तभी फिर उनकी फैमिली मेंबर्स ने ये केस जो है वो फाइल अप किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ आरोपी की अर्जी पर राहत नहीं दी, लेकिन आरोपी को इस बात की इजाजत दे दी है कि वह संबंधित अदालत में रेगुलर बेल की अर्जी दाखिल कर सकते हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। आरोपी के खिलाफ 2019 में लड़की की शिकायत पर रेप और पॉस्को के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी पर लड़की का आरोप है कि 2014-15 में लड़की 16 साल की थी। इस दौरान उसके दूर के रिश्तेदार, वो आरोपी जो था वो उसका दूर का रिश्तेदार था, वो उसके घर आना जाना था उसका, और एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसके साथ उसने जबरदस्ती करी, दुष्कर्म किया और बाद में उसे इस बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी और बाद में कई बार संबंध बनाए। लड़की डर से किसी को ये बात बता नहीं पाई, लेकिन बाद में उसने सारी बातें घर वालों को बता दी। जब थाने में वह शिकायत करने गए थे तब आरोपी ने परिजनों को रोका और उनसे कहा कि लड़की को वह बहू बना लेंगे और बालिग होने पर, यानी कि जो आरोपी है वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। तब लड़की की ओर से केस दर्ज कराया गया और सेशन कोर्ट में आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई। फिर बाद में जाके बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में जो सेशन कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। फिर सामने वाला जो आरोपी है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही कि जो आरोपी जो है वो रेगुलर बेल ले सकता है और उसको जो है वो नहीं मिलेगी, यानी कि मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि अग्रिम जमानत को कैंसिल करना है कि नहीं करना। मतलब कि उसने
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल तौर पे ये बोल दिया कि आप जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करो। अगर आप जहां पर जिस कोर्ट में हो बेल लेना चाह रहे हो, उस कोर्ट में अगर आपको रेगुलर बेल मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना फिर वो कोर्ट का फैसला जो होगा फिर वो देखा जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो आरोपी को कोई राहत नहीं दी कि कोई भी आरोपी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना, आरोपी आरोपी होता है, राइट। तो लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो ये वाली सीख जो है वो हम लोग को मिल रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके अगेंस्ट अगर उसने आरोप किया हुआ है, वो भी इतना गंभीर आरोप इस प्रकार का, राइट, घटिया आदमी ने, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी। और ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति को तो मेरा कहना है कि मार ही डालना चाहिए ऐसे लोगों को। और अब देखो, मैं जो ये बात कहता हूं वो मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कहता हूं कि इस प्रकार के जो रेपिस्ट जो हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं, और लिटरली इस मामले में मैंने हमेशा कहा कि मुझे तो वो सऊदी वाला कानून बहुत पसंद है कि सऊदी वाले कानून में ओपन एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है कि रेपिस्ट को सबके सामने खड़ा करो, निपटा डालो, राइट। जैसे कि होता है ना कि कुछ पार्ट्स जो है वो काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की हरकतें जब लाइव टेलीकास्ट पे हमारे इंडिया में हो जाएंगी ना अगर, तो ये मान के चलो आपकी काफी सारे जो रेपिस्ट हैं वो डर के मारे ही रेप करने की सोचेंगे ही नहीं, राइट। तो इस प्रकार की सीख जो है वो मिलनी चाहिए इस प्रकार के रेपिस्ट को। अब देखो, हमने इतनी कोशिश करी, इतने सिखाने की कोशिश करी, बट इतने घटिया और गंदे किस्म के ये लोग हैं कि इनको जो है वो दुष्कर्म करना ही है। तो फिर इससे बेटर है कि एक दो केसेस जब इस प्रकार के सामने आएंगे ना कि ओपन एग्जीक्यूशन के केसेस, तब ऑटोमेटिकली जो है वो इन लोग नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो भी क्रिमिनल्स हैं वो जानते हैं कि कोर्ट कचहरी का मामला है वो लंबा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इन लोग को इन्हीं सब चीजों से जो है वो श्रेय मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। और जो ये चीज मैंने आपको बताई, ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है, राइट। आपके क्या ओपिनियन आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। मुझे बताइए, काफी सारे लोग जो है वो इस बात पर यही कहेंगे कि अरे सर ह्यूमन राइट्स है और ऐसा है वैसा है, कि हम लोग किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते, ओपन एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, वरना फिर दूसरी कंट्री में, अरब कंट्रीज और हम में क्या डिफरेंस रह जाएगा। देखो यार, बात अब डिफरेंस की नहीं है, बात ऐसी है कि हमारी कंट्री के अंदर जो लोग प्रोटेक्टेड नहीं है यार, हमारी कंट्री की महिलाएं प्रोटेक्टेड नहीं है। ये बात अगर आप रियलाइज करो किसी ऐसे इंडिविजुअल के, यानी कि अपने आप को उनका फैमिली मेंबर मानो जिनके साथ ये हुआ है, ये कांड हुआ है, इस प्रकार के क्राइम हुए जिनके ऊपर ये घटना घटी है, तो उनका सोचो ना आप, उनके परिजनों की तरह सोचो, उनके फैमिली मेंबर की तरह सोचो, तब आपको एक्चुअल में दर्द समझ में आएगा। और ये बात एक दो केसेस की नहीं है, लगातार हमारी कंट्री के अंदर इस प्रकार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे घटिया लोगों को तो निपटा डालना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन, आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, राइट। और इस मामले में मैं थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्ट चाहता हूं कि ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लाए जाए, या फिर ऐसी कार्रवाई हो कि इतनी भयानक कार्रवाई हो कि अगली बार कोई क्राइम करने से पहले सोचे कि इस प्रकार का क्राइम इंडिया के अंदर नहीं करना है, हमारे देश के अंदर नहीं करना है, जहां पर हम माताओं को पूजते हैं, राइट। हमारे कंट्री के अंदर माताओं की पूजा होती है। अगर हम लोग इस चीज को कल्चर के साथ भी जोड़ें, और हम लोग, आपको पता है कहीं कन्या भोज कराते हैं घर में, बच्चियां जब छोटी होती कन्या भोज कराते हैं, और कैसे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इस प्रकार की घटिया हरकतें हो रही है। आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को, और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको चीजों को कनेक्ट करना भी जरूरी है, हमारी कंट्री के कल्चर के साथ भी कनेक्ट करना जरूरी है। और उस बीच अगर ऐसी हरकतें हो रही है जिस पर हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत बेकार बात है, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, ये पूरा एक मामला था, एक केस स्टडी थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, अब डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स 2021 प्रेसिडेंट ट्रेड एजेंडा एंड 2020 एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर, इन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी है यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में, और इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में बात की गई है। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज मेंशन किया, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग को यूएसटीआर का इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला कि जो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली इंडिया के अंदर ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो खराब होने की संभावना है, राइट। तो उसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, यानी कि इंडिया की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं। अब कैसी इस प्रकार की इंडिया के अंदर पॉलिसीज हैं, तो जैसे कि मेक इन इंडिया कैंपेन, राइट। इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें मेंशन तो नहीं है रिपोर्ट के अंदर, बट आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इसी से ही रिलेटेड है। तो हम लोग किस चीज पर आज की डेट में फोकस कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ही हम लोग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। इससे फायदा क्या होगा, तो हमारी कंट्री के अंदर जब हम लोग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी कंट्री को बाहर के
प्रोडक्ट्स यानी कि फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इंपोर्ट को हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है इंडिया के द्वारा मेक इन इंडिया के थ्रू और इवन आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू भी, है ना, कि हम लोग को इंपोर्ट नहीं करवाना पड़े, हमारी कंट्री में ही सामान बने। और जब हमारी कंट्री में सामान बनेगा तो हमें फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? एक तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोडक्ट्स की, तो क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बनेगा तो लोग बाग हमारी कंट्री के प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे जो कि फॉरेन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में सस्ता होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारी कंट्री का प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। और जब हमारी कंट्री का लोग प्रोडक्ट उपयोग करेंगे और जब हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट इस प्रकार के मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम लोग फिर इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाएंगे। तो फिर हमारी कंट्री से फिर प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होगा, तो ये हमारा फायदा होगा। और दूसरी कंट्री में जब प्रोडक्ट जाएगा तो बाहर की कंट्री से डॉलर जो है यानी कि पैसा जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आएगा। तो बहुत सारे फायदे जो है वो इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, आत्मनिर्भर भारत के और मेक इन इंडिया कैंपेन के। तो इसके बारे में मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं और उसका आपको पता भी है, आइडिया भी है। बट यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की इस पॉलिसी से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? तो अब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से चीजों को समझो आप। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। अभी तक एक्सपोर्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट से इंडिया में सामान को भेजते थे। अब जब एक्सपोर्टर सामान जो है वो इंडिया के अंदर भेजेंगे तो इंडिया जो है पैसा देगी यूएसए को। तो यूएसए का अब नुकसान हो रहा है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, धीरे धीरे करके अगर हम लोग इंपोर्ट को बंद कर देंगे तो जो पैसा यूएसए के पास जाता था जिससे यूएसए के एक्सपोर्टर को और अल्टीमेटली यूएसए को जो फायदा होता था, राइट, तो वो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली यूएसए की जो इकोनॉमिक जो रिलेशन है हमारे साथ या ट्रेड की जो रिलेशनशिप है वो हैम्पर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा सा खुश नहीं है इंडिया की इस पॉलिसी को लेकर। बट ऑब्वियस ही बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स से खुश रहने या नहीं रहने से हमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कि हमें तो अपना फायदा देख रहे हैं ना। हम अपने जो है मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के फायदे के लिए हमारा नुकसान थोड़ा ना करेंगे हम लोग। बात सही है कि नहीं? तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ और रिपोर्ट ने डिस्क्राइब किया डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो कहा गया था कि इंडिया को जीएसपी का बेनिफिट से हटा दिया जाएगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम के बेनिफिट से हटा दिया जाएगा। इंडिया का जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग स्टेटस जो है वो हटा दिया जाएगा जीएसपी के अंडर वाला, राइट। तो ये चीज यहां पर बात हुई थी। तो इसके बारे में जो है, हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर ये सिर्फ कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो इस फैसले को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। बट जीएसपी पर गाइज मैं ऑलरेडी सेपरेट एक टॉपिक जो है वो क्रिएट कर चुका हूं और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। बट फिर भी अभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं कि जीएसपी एक्चुअल में है क्या। तो ध्यान से समझना। तो जीएसपी में होता क्या है गाइज, जैसे कि आपको पता है कि एक कंट्री से सामान जब दूसरी कंट्री के अंदर जाता है तो वो सामान दूसरी कंट्री में एंटर होने से पहले उस सामान के ऊपर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटीज लगती है, इंपोर्ट ड्यूटीज इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है उस सामान के ऊपर। बट जीएसपी के तहत यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, लो इनकम वाली जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनके लिए क्या फायदा प्रोवाइड कराता है? तो उनको एक लिस्ट देता है, राइट, गुड्स की लिस्ट देता है, सामानों की लिस्ट देता है और कहता है कि आप अगर ये सब सामान अपनी कंट्री से मैन्युफैक्चर करके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भेजते हो तो इन सामान के ऊपर कस्टम ड्यूटीज जो है वो कम लगेगी, राइट। अब कस्टम ड्यूटीज कम लगने का अर्थ क्या हुआ? इसका फायदा क्या होता है डेवलपिंग कंट्री को? तो देखो, इस चीज को आसान तरीके से समझो। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, उस पर जैसे कि मान लेता हूं 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपए कस्टम ड्यूटी लगी तो ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 110 रुपए का हो गया फाइनली। तो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस प्रोडक्ट को 110 में खरीद रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट हुआ प्रोडक्ट को 110 में खरीद रहे हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, उनके लिए कस्टम ड्यूटीज को वो कम कर देता है। अब देखो, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि 110 में एक प्रोडक्ट जो है वो आ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहीं डेवलपिंग कंट्री से एक प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट मान लेते हैं हम लोग, एक प्रोडक्ट डेवलप कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ रहा है और एक प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है जिसको जीएसपी का फायदा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड करा रही है। अब ये प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आया, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपए कस्टम ड्यूटी ना लगा के 5 रुपए कस्टम ड्यूटी लगाई तो ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 105 रुपए का हो गया ये प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो बातों को? अब यूनाइटेड स्टेट्स की जो निवासी हैं, लोग हैं, वो 110 का सामान खरीदेंगे, सेम सामान है, ठीक है, सामान में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कंपनी चेंज होगी, बाकी प्रोडक्ट सेम है। तो 110 का खरीदेंगे, 105 का खरीदेंगे। तो कोई भी व्यक्ति है जिसको सस्ते में सामान मिलेगा तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, तो वो 105 का खरीदेंगे। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके लिए मार्केट क्रिएट हो रहा है, आसानी से मार्केट क्रिएट हो रहा है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करके यहां पर भेजें यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड स्टेट्स से पैसा कमाए, डॉलर कमाए, राइट। तो ये वाली बात थी कि डेवलपिंग कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का
जीएसपी के थ्रू इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो करवाई जाती है कि उनको अच्छा फायदा मिल सके। बट इंडिया के लिए ये जीएसपी के बेनिफिट को बंद करने की बात हुई, राइट, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। तो इस रिपोर्ट के अंदर इसी चीज को, डोनाल्ड ट्रंप के इसी मतलब रिवोकेशन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया था। तो समझ में आ गया आपको जीएसपी क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर करके चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ, सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो बस आप। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, मेक इन इंडिया कैंपेन को। किस पर्पस के लिए? इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारी कंट्री के अंदर सेटअप हो, राइट, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो। तो उस चीज के लिए इसको लाया गया था। और इट सीक्स टू इनकरेज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर इंकरेज करना है, एंड गैल्वेनाइज द इकोनॉमी विद डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाना, राइट, यानी कि उसको उसमें बूस्ट लेकर आना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के थ्रू, कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हमारी कंट्री जो है वो आगे बढ़े। टू अचीव इट्स गोल टारगेट्स वर आइडेंटिफाइड एंड पॉलिसीज आउटलाइन। तो इस गोल को अचीव करने के लिए टारगेट्स बनाए गए और पॉलिसीज तैयार की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए 12 से 14% पर एनम के दर पर, कि हर साल 12 से 14% की ग्रोथ हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो रिकॉर्ड की जाए, राइट। तो इसके लिए प्लान्स बनाए, पॉलिसीज बनाई गई। 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो है वो हमारी कंट्री के अंदर 2022 तक हमें अचीव करनी है। तो ये टारगेट सेट किया कि 100 मिलियन जॉब जो है वो अचीव की जाएंगी 2022 तक, राइट। टू इंश्योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज इंक्रीज टू 25% बाय 2022, इसको बढ़ाकर 2025 कर दिया। कि मतलब बताया गया कि आज की रेट में 15 से 16% हमारी जो जीडीपी का, यानी कि टोटल जो हमारी जीडीपी है उसका 15 से 16% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के थ्रू आता है, राइट। कंट्रीब्यूशन उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के थ्रू होता है। इसको बढ़ाकर हम लोग को 25% कर देना है। पहले टारगेट था 2022 का, अब इसको बढ़ाकर 2025 कर दिया गया कि 2025 तक जो है वो हमें 25% लेकर आने की, हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 25% हो जाए 2025 तक। तो ये कुछ टारगेट्स वगैरह जो होते हैं ना, ऐसे आप लोग को मेंस के लिए याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार के फैक्चुअल टारगेट्स वगैरह आप लिखोगे ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता है। प्रीलिम्स के लिए भी ऐसे टारगेट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज इससे रिलेटेड क्लियर हो गई होगी। गाइस अब बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो ये नई रिपोर्ट है, लिंक्ड इन की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। ये सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया है जनवरी में। इस सर्वे के अंदर बताया जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, और इंडिया के अंदर से 2285 लोग जो है वो शामिल हैं इस सर्वे के अंदर। सर्वे के अंदर बताया जा रहा है कि प्रति 10 महिलाओं में, हर 10 वुमेन में 9 महिलाएं या फिर 89% महिलाएं जो हैं वो कोरोना वायरस महामारी से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं, नेगेटिवली इंपैक्ट हुई हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण। 10 में से 9 महिलाएं या फिर 89% महिलाएं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और भारत में, इंडिया में लगभग 85% या प्रति 5 में से 4 कामकाज करने वाली महिलाएं, जो वर्किंग वुमेन है ना, तो 5 में से 4 वर्किंग वुमेन या फिर अबाउट 85% वर्किंग वुमेन इंडिया के अंदर, तो उनका मानना है कि उन्हें अपने जेंडर के कारण, राइट, उन्हें अपने जेंडर के कारण या फिर वो महिलाएं हैं इस कारण उन्हें जो है वो प्रमोशन नहीं मिला, उनकी इनकम में इंक्रीमेंट उनको नहीं मिला, राइट, या फिर काम करने की अपॉर्चुनिटी से उनको वंचित होना पड़ा क्योंकि वो एक महिला है इस कारण। तो ऐसा बताया गया, राइट। और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ये जो इंडिया के अंदर 85% का जो ये हम लोग को रेट देखने को मिल रहा है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ये रेट 60% का है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा महिलाओं को जो है वो अपॉर्चुनिटीज वर्क में नहीं मिल पा रही, जॉब्स में नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो महिलाएं हैं, ऐसा महिलाओं को कहना है। ये सर्वे के थ्रू ये चीज सामने आई है, पता लगी है, राइट। और ज्यादा महिला इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है जिन्होंने इस प्रकार की चीज को एक्सपीरियंस किया है, राइट। करियर डेवलपमेंट में इंपैक्ट ऑफ जेंडर को, कि वो महिलाएं हैं, इस कारण उनको करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये महिलाओं ने ज्यादा फेस किया है इंडिया के अंदर एज कंपेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन, राइट। एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है
तो उसके कंपैरिजन में इंडिया के अंदर ज़्यादा परेशानियां महिलाओं को उठानी पड़ी। तो महिलाओं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ी, तो समय की उनकी बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट, समय का अभाव था उनके पास। फैमिली केयर में डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, पारिवारिक देखभाल में पक्षपात उनको फेस करना पड़ा, और जेंडर जो है वो उनके लिए एक बड़ा बैरियर के तौर पर सामने आया, लैंगिक बाधाएं उनके सामने आई, राइट, अवसर हासिल करने के लिए। तो ये चीज़ उन्होंने फेस करी कि वो महिलाएं, इसलिए उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, गाइडेंस की कमी, राइट, मार्गदर्शन का अभाव था, राइट। तो ये चीज़ महिलाओं ने बताई सर्वे के दौरान। और वर्क प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने जो है उनको झेलना पड़ा, क्योंकि हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर ज़्यादा रहती है, क्योंकि महिला जो होती है वो कामकाज वाली जो महिला होती हैं, गाइज लिटरली हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो बाहर का भी काम करती हैं, ऑफिस वर्क भी करती हैं, और घर आकर पूरा घर का काम करती हैं यार। मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कभी कभी सोच, जैसे कि मैं अपनी खुद मदर को देखता हूँ, जैसे मेरी मदर जो है वो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो उनको मैं देखता हूँ सुबह 5 पर उठ जाती हैं वो, एनी 5 या कभी कभी तो 4:30 पर उठ जाती हैं वो, राइट। और उसके बाद फिर नहाना वहाना, और उसके बाद फिर पूजा करना, मतलब 6 बजे, जैसे जो स्टूडेंट मॉर्निंग वाला अटेंड करते हैं, जैसे ही 4:30 बजे से आपको पता है इसकी एक सेल्फ स्टडी क्लास आपकी शुरू हो जाती है रेगुलर बेसिस पर। तो जो भी स्टूडेंट वो सेल्फ स्टडी क्लास को अटेंड करते हैं, आप सुनते होंगे कि करीब 5:30 या 6 बजे के आसपास घंटी की आवाज़ आती है। मैंने कई बार आपको बताया भी कि मम्मी पूजा कर रही हैं। तो इतनी सुबह उठने के बाद, पूरे काम वाम करने के बाद, हर एक चीज़ सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम कर रहा हूँ, और घर का काम कितना हेक्टिक होता है यार, राइट। मतलब बहुत, हर कोई नहीं कर सकता, पता नहीं कितनी एनर्जी आती है यार, वो भी इस एज पे। मानना पड़ेगा यार। मैं तो सभी महिलाओं को और सभी मदर्स को सल्यूट करता हूँ जो पूरे घर का काम करती हैं यार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतनी बड़ी घर के काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा वो बाहर भी काम करती हैं, बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है, राइट। बट फिर भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे घटिया टाइप के लोग हैं, और या फिर वर्क प्लेसेस पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनके इस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो बेकार है। मतलब, और इसीलिए देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर तरक्की भी इसलिए नहीं हो पा रही। और इवन पता है, मैंने पहले आपको पढ़ाया भी हुआ, शायद काफ़ी पहले पढ़ाया था, एक रिपोर्ट के अंदर ये भी सामने आया था कि हम लोग का जो टारगेट है ना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग को जनरेट करनी है, बनाना है हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का। तो कहा गया है कि ये तो आसानी से पॉसिबल हो जाएगा अगर हम लोग हमारी देश की जो महिलाएं हैं उनको जो है वो प्रोत्साहित करें कि वो जॉब्स में आए। क्योंकि आज भी ऐसी जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है कि नैरो माइंडेड पर्सनालिटीज़ हैं कुछ लोग। इवन पता है, आज की रेट के युवाओं में भी ये वाली पता नहीं फीलिंग कहाँ से आती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जैसे कुछ हैं, मतलब मैंने बातचीत करी है कुछ लोगों से, तो उनका भी कहना होता है कि अरे यार, महिलाएं जो है वो घर में रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है, बाहर ऑफिस में महिलाओं को जाना ठीक नहीं रहता। तो मतलब क्यों सोचना है यार ऐसा, क्यों सोचना है इस प्रकार की बातें, क्यों करना कि महिलाओं की जगह सिर्फ घर के अंदर है। यार महिला कितनी आगे निकल गई है, ये सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ हैं, सभी लोग जानते हैं। बट फिर भी पता नहीं किस प्रकार की थर्ड क्लास मेंटालिटी है आज भी। मतलब सोचो तो ऐसा लगता है, चलो ठीक है यार, 100 साल पहले लोगों के माइंड में ये मेंटालिटी रहती थी तो भी समझ में आता था कि उस समय पूरा कल्चर ही उस प्रकार का चलता था, राइट। बट आज की डेट में चीज़ें चेंज हो गई, हम लोग अपने आप को इतना एडवांस समझते हैं, इतना यो कहते हैं अपने आप को, बट एट द एंड किस प्रकार की हरकत में है आज के युवा, तो सोचो तो बड़ा अजीब लगता है, राइट। कि क्यों आज इस प्रकार, आज की डेट में भी इस प्रकार की मेंटालिटी लोगों के बीच में कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे यार, सबकी अपनी इंडिपेंडेंस है, मतलब आपसे पूछ के थोड़ा ना कोई जाएगा यार, बट फिर भी लोगों के अंदर पता नहीं क्या है। तो ये देखिए आप, रिपोर्ट में भी यही चीज़ जो है वो सामने बताई जा रही है कि महिलाएं इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करती हैं, राइट। वर्क प्लेस में भी उनको अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दी जाती बिकॉज वो महिलाएं। क्यों भाई? चलो एनीवेज, तो ये रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने बात करी, डिस्कस किया। अब बात करेंगे स्वच्छता सारथी फेलोशिप के बारे में। स्वच्छता सारथी फेलोशिप के बारे में ये लॉन्च किया गया है द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है? रिकॉग्नाइज करना स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी वर्कर्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और म्युनिसिपल या सैनिटरी वर्कर्स को जो कि एंगेज हैं किस एक्टिविटी में, कि वेस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी में, साइंटिफिक तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से वो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इसके द्वारा, राइट। और ये किसका पार्ट है? ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन का पार्ट है। और वेस्ट टू वेल्थ मिशन की बात करें गाइस तो 9 ऐसे नेशनल मिशन है जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के हम लोग को देखने को मिलते हैं। 9 मिशन, 9 नेशनल मिशन, उनमें से एक मिशन जो है वो वेस्ट टू वेल्थ मिशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन का ही हिस्सा है, जिसमें
उन स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है और साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीके से वेस्ट को मैनेज करना है, इसके लिए वो काम कर रहा है। और वेस्ट मैनेजमेंट आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट चीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं सिर्फ इंडिया के अंदर। और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं आज एक टास्क दे देता हूं, और या फिर कहीं पे जो भी मैं टास्क दिया करूंगा गाइस, वो कहीं पे लिखते चला करो, राइट। और उसको जैसे ही आप पूरा कर लो उस पर राइट राइट मारते चला करो और नीचे बता दिया करो कमेंट बॉक्स पे कि आपने ये टास्क मैंने दिया था और आपने ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। या फिर आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से, और वहीं पर आप जाएंगे तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स नाम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप फोटो वोटो भेज सकते हैं लिखकर, जो भी आपने टास्क मैं देता हूं उसको लिखकर फोटो भेज सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट पर आप एक काम करना, आप करीब 1000 वर्ड के आसपास, 1000 से 1200 वर्ड के आसपास जो है वो एक ऐसे लिख मारना, ठीक है। तो वो उससे क्या रहेगा, आपका ऐसे भी जो है वो एक अच्छा बन जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास काफी सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो एक अच्छा एक आर्टिकल बना के रखो अपने पास, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक पर। अब बात करते हैं लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI के बारे में। तो ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखो नाम से समझ आ जाना चाहिए, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री के जो पोर्ट्स है उसके लिए ये अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, LPAI। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कोई भी बॉडी जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है इसका मतलब क्या होता है, वो कानून के द्वारा जो है वो बनाई गई होती है। तो ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के थ्रू बनाई गई है। ये एक्ट पावर देती है इस बॉडी को, LPAI को, कि ये डेवलप करेंगी, सैनिटाइज करेंगी और मैनेज करेंगी ऐसी फैसिलिटीज जो कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर और गुड्स के लिए होते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारी कंट्री के देखने को मिलते हैं, वहां पर अलग अलग पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं कि बाहर से अगर कोई पैसेंजर आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आ रहे हैं, राइट, इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं या इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं, इवन क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जो हम लोग को पैसेंजर और इवन गुड्स की भी देखने को मिल रही है। तो इसको क्या करना होता है, इस बॉडी को, इसका काम ये होता है कि पूरी ये सब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की फैसिलिटीज जो होती है उसको मैनेज करना, डेवलप करना और सैनिटाइज करना, राइट। तो ये भी इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है कि उसमें किसी प्रकार के वायरस वगैरह ना हो, तो इसलिए उनको सैनिटाइज करना, लोगों को भी, पैसेंजर्स को भी और गुड्स को भी, सामानों को भी। तो ये इसका काम होता है इस LPAI बॉडी का, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटरल एंट्री की बात हो रही है, जिसने काफी सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान किया हुआ है लेटरल एंट्री ने। क्योंकि लेटरल एंट्री एक ऐसी एंट्री है सिविल सर्विसेज के अंदर कि उसमें बिना प्रीलिम्स मेंस पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू दिए सामने वाला व्यक्ति जो है वो IAS की रैंक जो होती है उस रैंक पे पहुंच जाता है, राइट। बट वो कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के लिए होता है, बट फिर भी वो पूरी फैसिलिटी इंजॉय करता है, राइट। जो कि एक IAS ऑफिसर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद घंटों घंटों तक फिर उनको जो चीज मिलती है वो एक लेटरल एंट्री के थ्रू इंडिविजुअल को मिल जाती है। और लेटरल एंट्री के थ्रू करप्शन भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। तो वो उसका भी क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना इस पूरे टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा। अभी हुआ क्या, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टीजमेंट इशू किया है। और एडवर्टीजमेंट की बात हो रही तो आपको पता होगा इसकी, UPSC का वो आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आ चुके हैं, फटाक से भर डालो। 24 मार्च आखिरी डेट है। और इस पर मैंने कुछ 12 पॉइंट का एक वो भी बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है 12 पॉइंट का, यूट्यूब पर आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एप्लीकेशन भरने से पहले। और अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कोई समस्या आ रही है, कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, तो मैंने वो उस वीडियो के अंदर UPSC का एक नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो UPSC के उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है। आप किसी से पूछो मत, पता है लोग बाग जो है वो अपने दोस्त यार से पूछने लगते हैं, किसी से पूछने लगते हैं। जब आपको UPSC खुद बोल रही है कि हमें कॉल करके बताओ कि आपको क्या परेशानी आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट UPSC से बात करो ना, कि UPSC जो आपको एडवाइस देगी, ऑथेंटिक एडवाइस, वो कोई नहीं देगा आपको। तो UPSC से डायरेक्टली बात करो, स्मार्ट थोड़ा सा काम करो, क्योंकि आप आने वाले कल के ऑफिसर्स हो, तो आपको जो काम करना है वो ऑफिशियली चीजों पर ही बेस्ड करना है ना। अब अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू आप करोगे, आप भले कितना भी कोई जानकार आदमी है, राइट, तो वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो क्या पता ऑथेंटिक हो या ना हो। और मेरा तो मानना ही होता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ हमेशा। जैसे कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही देता हूँ। जैसे कि कल एक स्टूडेंट थी, वो परेशान हो गई थी, उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, बोला कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मैंने अपने इस एप्लीकेशन में
बिना जो है वो एप्लीकेशन में कुछ उनको चीज़ फीड करनी थी, मेंशन करनी थी, तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया और एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। तो बोला कि सर एडिट कर सकते हैं क्या? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यूपीएससी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे गया, और क्योंकि उसमें वो पूरी चीज़ मेंशन करते हैं, लिख देते हैं कि क्या क्या समस्या स्टूडेंट फेस कर सकते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन था वो सिमिलर वैसी एडिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, राइट, कि यूपीएससी फॉर्म को एडिट किया जा सकता है क्या? तो नहीं किया जा सकता, पर यूपीएससी ने खुद बोला कि आप एक फ्रेश फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो जब यूपीएससी ने खुद फ्रेश फॉर्म फिल करने की बात करी है, उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये चीज मेंशन्ड है, तो कर सकते हो आप। तो और मैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी और स्टूडेंट को बताया। तो कभी भी आप जहां से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, तो उसका ऑफिशियल सोर्स जो है वो पहले देखा करो। स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं, अरे यार सर जो जो है मतलब बात चल रही है, मतलब न्यूज में आ रहा है, लोग बता रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं कि अब एज जो होगी वो 25 साल हो जाएगी, हमारी तो हालत खराब, हमारी तो एसटीसी हो गई, हम क्या करेंगे, इतनी मेहनत करके एग्जाम जो है वो की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया, पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देखो, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, यूपीएससी की तरफ से तो नहीं है। यूपीएससी की वेबसाइट में देखा? नहीं सर। फिर फिर कैसे बोल सकते हो? जब वो अपनी वेबसाइट पे डालेगी तब मानना ना चीजों को। बिना यूपीएससी ने कुछ बोला नहीं, बट लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी और तैयारी में फिर आपकी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये सब डिस्टर्बेंस है, इन सब चीजों से बाहर निकलो। आप तैयारी कर रहे हो ऑफिसर बनने की, ऑफिशियल सोर्सेज पर ही जो भी इंफॉर्मेशन आए उसी को बस आपको देखना है, ठीक है? तो ये चीज है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से काम करो यार, आने वाले कल के ऑफिसर लाइक मेंटालिटी रखो। काम भी करो तो ऑफिसर लाइक काम करो, मतलब कॉमन सिटीजन की तरह क्यों काम करने लगते हो? ऐसा मत किया करो। और जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं तो 300 से 400 स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर नोटिफिकेशन डिले हो गया, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्या करें, कुछ बता दो। अरे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अपनी तैयारी करो। मैं ये बोलता हूँ जब आना होगा तब आ जाएगा, अब आ गया ना तो भर लेना, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? मतलब घबराया मत किया करो यार। अब कल को आपके आपकी डिस्ट्रिक्ट में आप कलेक्टर हो गए, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई हलचल हो गई, कुछ इशू हो गया, तो अब एकदम घबरा जाओगे कि अरे बाप रे ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। उसको सॉल्व करना है ना आपको, काम माइंडेड से, राइट। चलो आगे, अभी यूपीएससी ने क्या किया है, एक एडवर्टीजमेंट जो है वो इशू कर दिया है। वो एप्लीकेशन मांग रहा है कि जो भी टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, जो चाह रहे हैं नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना, तो वो 3 पोस्ट जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी की और 27 डायरेक्टर की जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पर आकर जो है वो एप्लीकेशन फिल करके वहां पर आकर जॉब कर सकते हैं। और ये जो इंडिविजुअल हैं, इनको लेटरल एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में शामिल किया जा रहा है, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होगा वो 3 साल से 5 सालों का होगा। और ये जो पोस्ट है गाइस, ये अनरिजर्व्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई कोटा इसमें नहीं रखा गया है, राइट, इन पोस्ट में, लेटरल एंट्री के पोस्ट में। अब लेटरल एंट्री क्या होती है, तो इसको मैं आपको समझाता हूं। तो ये नीति आयोग ने अपने 3 साल के 3 ईयर एक्शन एजेंडा में, अपने 3 वर्षीय कार्रवाई एजेंडा में इसको मेंशन किया था, इसका रिकमेंडेशन दिया था नीति आयोग ने। याद रखना, लेटरल एंट्री का रिकमेंडेशन नीति आयोग ने दिया था, राइट। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को जो है वो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें उसको शामिल किया जाता है, यानी कि उसमें उसको रिक्रूट किया जाता है। और लेटरल एंट्री जो होती है वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का पार्ट है, जिसमें नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं कि जिसमें करियर जो होता है वो ब्यूरोक्रेट्स का होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सिविल सर्विसेज से रिक्रूट होकर वो सर्वेंट आते हैं, सिविल सर्वेंट आते हैं, और उनको वहां पर जॉब मिलती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कदम जो रखा जाता है या एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलती है या रिक्रूटमेंट जिनका होता है वो सिविल सर्वेंट्स का ही होता है, ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है। ब्यूरोक्रेट्स की जगह मान के चलो कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद आईएएस की रैंक लेकर आ रहे हैं और उनको फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जॉब मिल रही है, उसकी जगह कोई और बाहरी व्यक्ति आकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जॉब ले रहा है, तो उससे कितना बुरा लगता है। अभी आप खुद अपने अंदर जो है वो कितना बुरा फील कर रहे होगे, राइट। जो आप डेडिकेटेडली इतने समय से तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे यार हम इतनी मेहनत करके माथा बच्ची करके तैयारी कर रहे हो, ये लेटरल एंट्री कहाँ से आ गई। तो लेटरल एंट्री से बिल्कुल जो सीरियस एस्पिरेंट है वो तो बहुत खफा रहते हैं इससे, और इवन ब्यूरोक्रेट्स तक भी खफा रहते हैं कि यार, क्योंकि देखो जब आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनोगे तो एक अलग ही लेवल होता है यार उस जॉब का, राइट। और उसमें अगर आपके पैरेलल पे कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो नॉन ब्यूरोक्रेट है, जिसने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया और वो उस पोजीशन पे आ जाएगा, तो आपका तो दिमाग सड़ जाएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करके इतने प्रमोशन हासिल करके मैं इतने ऊपर आया हूं, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो सटाक से सरकार ने उस व्यक्ति को यहाँ पे फिट कर दिया मेरे पैरेलल पे, तो आपको तो गुस्सा आएगी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स भी इससे काफी खफा रहते हैं, राइट। तो ये चीज है।
और इसकी आवश्यकता क्या है और इसके महत्व क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो लेटरल एंट्री में होता क्या है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज जो है वो एरिया में आता है, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर लेटरल एंट्री के थ्रू एक इंडिविजुअल को फिट किया जाता है, तो वो जो इंडिविजुअल होता है उसको विशेष ज्ञान होता है, वो अपनी फील्ड में अपने एरिया में जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है, राइट, एक्सपर्ट होता है, तो उसको शामिल किया जाता है। तो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया होती है, पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें एक्सपर्टिज्म जो है वो इस लेटरल एंट्री के थ्रू आ जाता है। बट इसके जो अपोजिट में ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आप स्पेशलाइज बनाओ, राइट, उनको एक्सपर्ट बनाओ एक फील्ड में। उन जैसे ही उनको जॉब मिले, उनको रिक्रूटमेंट उनका हो, जैसे ही वो आईएएस का एग्जाम क्रैक करें, राइट, ऑफिसर बने, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन दे दिया जाए कि वो किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उनको भेज दो फॉरेन वगैरह। जैसे आपको पता होगा इसकी आईएएस बनने के बाद आप फॉरेन भी जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, तो वाला भी एक इसमें क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और उसमें फिर सरकार जो है वो आपका पूरा खर्चा जो है वो उठाती है आपकी तैयारी करने का, राइट। तो इसी प्रकार से कुछ करो कि ट्रेनिंग उनको दो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में, अलग अलग जो है वो बांट दो ऑफिसर्स को अलग अलग एरियाज में, जिस भी जैसे कि होता है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सभी का, तो वैसे ही कुछ एरियाज में उनको जो है वो डिवाइड कर दो, कैटेगराइज कर दो, जिससे कि एक्सपर्टिज्म भी हम लोग को ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिले। अगर ऐसे ही एक्सपर्टिज्म चाह रहे हो, इतना एक्सपर्टिज्म का कीड़ा है, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को ही एक्सपर्ट बनाओ ना, क्यों फिर बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हो एक्सपर्ट बनाने के लिए। तो ये इस प्रकार का विरोध भी हम लोग को देखने को मिला। मैं साथ ही साथ विरोध भी आपको बताते जा रहा हूँ, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्लियर रहे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेटरल एंट्री के दो उद्देश्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो सेवाओं में नई प्रतिभाएं आती हैं, मतलब कि नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट जो है वो आता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और दूसरा श्रम शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि होती है, मतलब कि मैन पावर की अवेलेबिलिटी, यानी कि लोग जो है वो आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अरे अभी अब आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लगातार इतने सालों से पोस्ट जो है वो गिरती जा रही हैं, राइट। मेरे ख्याल से अभी जो आया है रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो 712 पोस्ट का हम लोग को देखने को मिल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही होगा शायद, है ना। और धीरे धीरे करके वो घटती आ रही है लगातार, और फिर बोलते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू हमें फ्रेश एंट्री चाहिए, मैन पावर की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, राइट। आप जो रिक्रूटमेंट बढ़ाओ ना, पता नहीं क्या हो रहा है देश के अंदर। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स, और जॉब ना हाथ में आए तो कितना अफसोस होगा, और इतने साल लोग बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वाली जो पढ़ाई होती है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कहीं से भी जो ज्ञान जो होता है वो कभी भी बर्बाद जाता नहीं है। बट फिर भी एक चीज़ होती है ना कि इतनी साल से मेहनत करो और उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो ना निकले, या रिजल्ट आ भी जाए इतनी मेहनत करने के बाद, मार्क्स लेकर आ रहे हो और फिर सीट्स ही ना हो, तो फिर बड़ी दिक्कत, बड़ा अफसोस होता है ना। और इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स सच एज प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट्स एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस प्रोसेस। तो गवर्नेंस प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये इसका फायदा होता है, राइट, कि प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में आकर जो है वो कार्य करे, काम कर सके, है कि नहीं। इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन गवर्नमेंट सेक्टर कल्चर। तो मतलब चेंज लेकर आता है ये कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के का जो कल्चर है उसमें चेंज लाने पर काम करता है ये, राइट। अब लेटरल एंट्री को कई बार नहीं, मैं तो बोलता हूँ बहुत बार, बहुत भारी तौर तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी आलोचनाएं की जाती है। एक तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इनके अपॉइंटमेंट वगैरह में क्लियरली लिखा रहता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, अपने लोगों को बैकडोर से सिविल सर्विसेज में एंट्री दिलवा सकती हैं, यानी कि उनको जो भी लगता है कि जो भी उनका व्यक्ति है फेवरेट जो भी है, तो उसको बुलाकर डायरेक्टर बना दो, राइट, या फिर जो आईएएस की जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो उसको दे दो, तो कि जैसे कि वो आईएएस को जो मिलता है तो और व्यवस्था वगैरह जो उसको प्रोवाइड की जाती है, वैसी व्यवस्था उनको भी मिलना शुरू है, उनके दोस्त यारों को। तो ऐसी हरकत भी हो सकती है, तो इसलिए इसकी आलोचनाएं की जाती है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस डिस्कस करेंगे पीएमआई के बारे में कि पीएमआई जो है वो क्या है। पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो इसकी बात करेंगे। तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में ही बिजनेस एक्टिविटी का ये इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है। सर्वे बेस्ड मेजर होता है। सर्वे के थ्रू जो भी सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किस प्रकार के चेंजेस जो है वो अपने बिजनेस में फेस किए हैं पिछले महीने के मुकाबले। जैसे कि अभी जो है उनका बिजनेस चल रहा है, तो अभी बिजनेस पिछले महीने के मुकाबले ग्रो कर रहा है या फिर उसमें डाउनफॉल आ रहा है, बिजनेस एक्टिविटी में उस बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या फिर डाउनफॉल हो रहा है, राइट। और इसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग होता है और सर्विस सेक्टर के लिए अलग होता है, अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। फिर बाद में जाकर इसको इकट्ठा करके जो है वो बना दिया जाता है,
राइट। सर्वे तो कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग प्रकार से, फिर बाद में जब फाइनली जब इसको बनाया जाता है तो एक करके बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें 50 का फिगर मिड पे रखा जाता है, 50 का फिगर मिड पे रहता है। 50 से नीचे जो भी बेसिकली एक्टिविटीज होती हैं, तो यानी कि जो भी इंडिकेशन 50 से नीचे का होता है वो डिनोट करता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और 50 से ऊपर का जो इंडिकेशन होता है उसका मतलब है कि बिजनेस एक्टिविटी एक्सपेंड कर रही है। मतलब कि 50 को बीच में रख लो, और जो भी वैल्यू अगर 50 से ऊपर की आ रही है, राइट, 50 से आगे की वैल्यू जा रही है मतलब कि बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, और 50 से नीचे की वैल्यू जो जा रही है उसका मतलब बिजनेस में डाउनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बिजनेस का हो रहा है, राइट। और हायर जो होता है यानी कि मिड पॉइंट से जो ज्यादा डिफरेंस जो होता है, राइट, तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि 50 से अगर आगे की तरफ चला गया, जैसे कि 20 पॉइंट आगे चला गया, ठीक है, तो मतलब कि 70 पॉइंट पे है, और 70 पॉइंट का मतलब कि जितना 50 से जितना दूर आगे की तरफ जो रहेगा उसका मतलब उतना ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, और 50 से जितना दूर 50 से पीछे की तरफ रहेगा उसका मतलब है उतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उतनी गिरावट उस बिजनेस एक्टिविटी में रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, और ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के कुछ तौर तरीके जिसके थ्रू ये इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है, और इसके थ्रू डेटा हमें देखने को मिलता है। तो हमने, आपको याद रहा होगा, कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि व्हाट्सएप की पॉलिसीज आई थी, व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी लेकर आया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अभी इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि वो जांच कर रही है व्हाट्सएप की कंट्रोवर्शियल न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की जांच कर रही है, जो कि 15 मई से जो है वो इफेक्ट में आएगी, राइट, 15 मई से प्रभावी होने वाली है, राइट। व्हाट्सएप की पॉलिसी, नई प्राइवेसी पॉलिसी जो व्हाट्सएप की है, तो उस पर केंद्र सरकार जो है वो जांच कर रही है। तो इसके बारे में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को जो है वो सूचना दी है। पूरा मुद्दा क्या है, तो ऑनरेबल जो कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, तो वहां पर एक पिटीशन की सुनवाई चल रही थी, जिस पिटीशन की सुनवाई में क्लेम किया गया था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो वॉयलेट कर रही है, वो उल्लंघन कर रही है राइट टू प्राइवेसी का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटी प्रोवाइड की जाती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर शामिल किया जाता है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पहले भी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ चुकी है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। और याचिका में कहा गया है कि नई नीति जो है वो बेसिकली वर्चुअली सरकार की निगरानी के बगैर, राइट, बिना किसी सुपरविजन के, सरकार के किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराती है। 360 डिग्री इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल की ऑनलाइन एक्टिविटी किस प्रकार की है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है व्हाट्सएप। यानी कि अगर कोई एग्री करता है व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी में, राइट, और कंटिन्यू रखता है व्हाट्सएप के साथ, तो व्हाट्सएप का जो सामने वाला व्यक्ति उपयोग कर रहा है, तो उसके तहत सामने वाले व्यक्ति की जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटी है उसका पूरी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा डेटा जो है वो व्हाट्सएप अपने पास रख लेगा, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। और याचिका में व्हाट्सएप द्वारा जारी ये नई जो पॉलिसी है उसमें इस तरह के बदलाव जो हो रहे हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जो है, गाइडलाइंस वगैरह जो है वो जारी करने की इन्होंने मांग करी है। तो ये चीज है, तो इस पर केंद्र सरकार जो है वो पूरी जांच कर रही है। और व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं काफी डिटेल में आप लोग को पूरी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी हम लोग को व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी के अंदर मेंशन्ड है, अकाउंट डिलीट करने को लेकर, डेटा स्टोरेज को लेकर, लोकेशन को लेकर। तो ये पूरे एरियाज में आपके कवर करा चुका हूँ, कहाँ पर ये पूरे एरियाज आपको मिलेंगे और क्या इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, तो वो पूरी चीज मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं भी बता देता हूँ कि कहाँ पर ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो गाइस 26 जनवरी 2021 के लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया 26 जनवरी 2021 के लेक्चर में ये बेसिकली टॉपिक, तो वो फिर से रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने कवर नहीं किया है, आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखना है 26 जनवरी 2021, उसके आगे मेरा नाम लिख देना, नाम की स्पेलिंग करेक्ट लिखना, KAMLAKSH मेरा नाम है। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में वीडियोस आएंगे तो उनमें से ये वाला वीडियो हमारा 26 जनवरी वाला वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी 2021 का। या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब का जो अपना चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसके वीडियो सेक्शन पे आप जाइए, या फिर इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाइए, जनवरी 2021 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जो है वो 26 जनवरी के वीडियो में चले जाएगा। और 26 जनवरी के वीडियो में कितने मिनट पे ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि जितने भी करंट अफेयर्स के लेक्चर आप यहाँ पर देखते हैं, इन लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो आपको इंडेक्स मिल जाता है, राइट। उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि कौन से टॉपिक जो है वो कवर किए जा रहे हैं लेक्चर के अंदर, और इंडेक्स के आगे जो है वो टाइम लिखा रहता है, ठीक है, यानी कि जो टॉपिक्स है ना उसके आगे टाइम लिखा रहता है
कि कितने मिनट पर ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो आप क्या किया करो, डिस्क्रिप्शन पर देख लिया करो, डिस्क्रिप्शन पर कौन से टॉपिक्स आपको, और स्पेशली अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक को देखना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर इंडेक्स पे जाकर वो टाइम पे क्लिक कर सकते हो, जो मिनट्स लिखा रहता है ना कितने मिनट पे वो टॉपिक ओपन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका वो टॉपिक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन किया करो, आपकी सुविधा के लिए ये सब चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ, एक्स्ट्रा जो है वो चीजें करता हूँ कि जिससे कि आपको फाइंड आउट करने में कोई परेशानी ना जाए, राइट। अगर कभी आप रिवाइज कर रहे हो, कभी मैं बोलता हूँ कि ये फलाना टॉपिक जाकर देख लो, तो आप देख लिया करो। और जब मैं आपको बोलता हूं कि टॉपिक देखने के लिए, तो जरूर देखा करो, क्योंकि जो भी टॉपिक रिपीट होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अब देखिए, अब एक साइबर अटैक हुआ है इंडिया के अंदर, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा साइबर अटैक किया गया है। चाइनीज हैकर ने हमारे इंडिया के जो पावर सेंटर है, जहां से हमें बिजली प्रोवाइड की जाती है, तो उन सेंटर्स पर साइबर अटैक हुआ है। तो ऐसा साइबर एजेंसी ने वार्निंग दी है, राइट। तो इसके बारे में बताया है। तो यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने क्या चीज क्लैरिफाई करी है, तो इस पर बात करें तो बताया जा रहा है कि कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा है। हमारी जो पावर सेक्टर ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन जो है, POSOCO जो है, राइट, तो इसके कामकाज पर, इसकी फंक्शनैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये चीज यहां पर बताई गई है। और किसी प्रकार का डेटा लॉस नहीं हुआ है, डेटा हमारा सिक्योर्ड है, राइट। तो ये इस चीज के बारे में बताया गया। बट ये ऐसा तभी पॉसिबल हो पाए जब हमारे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, उन्होंने एक्शन जो है वो तुरंत लेना शुरू कर दिए थे। सभी जो कंट्रोल सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो POSOCO के अंडर आते हैं, तो उनको जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन तुरंत लेना शुरू किया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट चाइनीज, बताया जा रहा है कि चाइनीज हैकर्स ने ये अटैक जो है वो करवाया है इंडिया के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है, यानी कि अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है इस घटना पर। तो यूनाइटेड स्टेट्स की साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फर्म के थ्रू ये बताया गया है कि चाइना के द्वारा ये जो है वो हैकर्स को स्पॉन्सर किया गया था कि मालवेयर जो है वो इंडियन पावर ग्रिड्स और सीपोर्ट्स पर जो है वो छोड़ दिए जाएं, क्योंकि बॉर्डर टेंशन हम लोग को ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिली थी, राइट। आपको पता ही, हमने डिस्कस भी किया था, राइट। इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन हो गई थी, आमने सामने एक दूसरे की आर्मी जो है वो आ गई थी, राइट। तो उसी दौरान जो है वो इन्होंने क्या किया, इंडिया को और क्षति पहुंचाने के लिए इस प्रकार की हैकिंग करवाना शुरू कर दिया चाइना ने। तो ऐसा USA का कहना है। और अक्टूबर 12 पर मुंबई के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि एक चाइनीज मालवेयर के कारण, राइट, हमारा जो मुंबई का जो ग्रिड है वो फेल हो गया था, राइट। तो चाइनीज मालवेयर के कारण, तो उन्होंने मुंबई के अंदर जो एक ग्रिड फेल हुआ था 12 अक्टूबर को, तो वो चाइनीज मालवेयर के कारण ही हुआ था। तो ये हैकर्स हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, और भी कुछ ऐसे एविडेंसेस जो है वो सामने लाए जा रहे हैं, राइट, जिसके कारण से इंडिया के पावर सेक्टर में परेशानियां रिकॉर्ड की गई हैं, राइट। तो इस प्रकार की एक्टिविटी चाइना की सामने नजर आई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपकी, ऐसी हरकत चाइना की तरफ से देखने को मिली है, राइट, कि वो हैकिंग वगैरह करवा रहा है हमारे पावर सिस्टम्स में या पावर कंट्रोल सेंटर में। अब स्टेप्स जो है वो सरकार के द्वारा किस प्रकार के लिए जाते हैं साइबर क्राइम्स की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक वेबसाइट है हमारी, राइट, जो कि लॉन्च करी है हम लोगों ने, कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, राइट, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन देखते हैं, या रेप या गैंग रेप इमेजरीज या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है वो जो भी व्यक्ति देखते हैं, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल में, इस वेबसाइट में, राइट। और एक स्कीम भी हम लोग को देखने को मिली है, जिसके थ्रू इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C इसको स्टैब्लिश किया गया है, राइट। किस पर्पस के लिए, कि जो भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारी कंट्री में, उसको कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड तरीके से उस इशू को, उस मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए I4C ये सेंटर हम लोग जो है वो लेकर आए, इसको स्टैब्लिश किया हमने। और स्टैब्लिश किया नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को, NCIIPC को। किस पर्पस के लिए, कि जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है हमारा या इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये हम लोगों ने शुरू किया है इस चीज को, ठीक है, NCIIPC को, इस पर्टिकुलर सेंटर को। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजिटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए मैंडेट कर दिया गया है कि वो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, यानी कि उनके प्लेटफॉर्म पे अगर किसी प्रकार का साइबर अटैक होता है या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो तुरंत CERTIN को जो है वो दे सकते हैं, जिससे कि जल्दी से कार्रवाई जो है वो की जा सके। अब साइबर स्वच्छता केंद्र भी हम लोग को देखने को मिलता है, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर है, ये लॉन्च किया गया है किस पर्पस के लिए, डिटेक्ट करने के लिए
कि जो भी मैलिसियस प्रोग्राम होते हैं, इस प्रकार के फ्री टूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, कि जिसके थ्रू वायरस वगैरह आ जाता है, मालवेयर हम लोग को देखने को मिलता है कि आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ये चीज साइबर स्वच्छता केंद्र जो है वो लाया गया था। और क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी हम लोग तैयार कर चुके हैं, किस पर्पस के लिए, कि साइबर अटैक्स को और साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हम लोग ने किया है। ठीक है, तो इस चीज की भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और आने वाले समय में क्या चीज हम लोग को करनी चाहिए, तो अलर्ट और एडवाइजरीज जो है वो रेगुलर बेसिस पर इशू करते रहना चाहिए, जैसे कि लोग भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, लोगों को भी नॉलेज हो, अवेयरनेस हो साइबर सिक्योरिटी के बारे में, राइट, जिससे कि लोग अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। लोग जो है वो इस प्रकार के लोगों के मोबाइल में मालवेयर या इस प्रकार का वायरस जो है वो ना आए, या उनकी डिवाइस में ना आए, तो वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए एडवाइस जो है वो जारी करते रहना चाहिए समय समय पर। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल, प्रोसिक्यूटर, जुडिशियल ऑफिसर, तो हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, राइट, तो उनको भी ट्रेनिंग देते रहना चाहिए समय समय पर, जिससे कि वो भी प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऐसे डेटा होते हैं, जैसे कल को आप ऑफिसर बनोगे तो आपके पास भी काफी सारे कॉन्फिडेंशियल डेटाज वगैरह होंगे, राइट, जिस पर आप काम कर रहे होगे, तो वो डेटा जो है वो लीक नहीं होने चाहिए। तो इस पर भी, इसके बारे में भी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हमारे ऑफिशियल्स को देते रहना चाहिए। तो ये सब काम करना है। और साइबर फॉरेंसिक्स फैसिलिटी जो है वो इंप्रूव की जाए, जिसके थ्रू पता लग सके कि साइबर अटैक जो है वो कहाँ से हुआ है, राइट, तो उसकी बेटर तरीके से जांच हो सके। और इन्वेस्टिगेशन भी स्पीड अप करने के लिए ये सब चीजें फायदेमंद होगी, और हमें स्पीड अप भी करना है इन्वेस्टिगेशन भी। फिर फाइनली पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और क्राइम के प्रोसिक्यूशन के लिए, राइट, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरीज के थ्रू। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जितने भी साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट के दायरे में आ जाते हैं। तो स्टेट का काम है कि वो स्टेट वेरियस मेजर्स जो है वो ले साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे हिमालयन सीरो के बारे में। हिमालयन सीरो के बारे में, हिमालयन सीरो का गाइस मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है वो रिपीट हुआ है हिमालयन सीरो का, राइट। और जब भी कोई इस प्रकार के टॉपिक रिपीट होते हैं वाइल्ड लाइफ वगैरह से रिलेटेड भी, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स है सिविल सर्विसेज का, वो फॉरेस्ट सर्विसेज का भी सेम ही होता है, राइट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। मेंस भले ही डिफरेंट होता है बट प्रीलिम्स कॉमन होता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी है ही। तो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले भी इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हिमालयन सीरो की बात करेंगे अभी अपन। तो ये एक हिमालयन मैमल है, हिमालय में रहने वाला ये मैमल हम लोग को देखने को मिलता है, और गोट और एंटीलोप के बीच का है ये, यानी कि इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये गोट जो की तरह जो है वो दिखाई देगा, गोट की तरह मिलता जुलता आपको दिखाई देगा, या एंटीलोप की तरह, मृग की तरह, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा और इट हैज बीन कंफर्म्ड एज द न्यूएस्ट क्रिएचर टू बी स्पॉटेड इन आसाम। हिमालयन सीरो को आसाम में देखे जाने वाला सबसे नया जीव घोषित किया गया है अभी, राइट, कि आसाम में ये अभी देखा गया है। और ये स्पॉट किया जाता है मानस टाइगर रिजर्व में 3 दिसंबर को। तो उस समय भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि मानस टाइगर रिजर्व में ये स्पॉट हुआ था, दिखा था 3 दिसंबर को, राइट। और इसके अलावा इसको IUCN की रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज में, वल्नरेबल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है, राइट। और हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी इसको रखा गया है, राइट, जिसके तहत इसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है, पूर्ण सुरक्षा जो है वो उसको प्रोवाइड की गई है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अब आपको बता दें कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो है वो मर्ज हो गई हैं। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि मर्जर हम लोग को लोकसभा टीवी का और राज्यसभा टीवी का देखने को मिला कि फाइनलाइज हो चुका है। अब इनको संसद टीवी से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी की जगह संसद टीवी हम लोग को देखने को मिलेंगे। और रिटायर्ड IAS ऑफिसर है रवि कपूर, ठीक है, रवि कपूर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, जिनको CEO जो है वो इसका संसद टीवी का अपॉइंट किया गया है। तो इसका एक बेसिक फैक्ट आइडिया आप लोग को होना चाहिए, प्रीलिम्स वगैरह में आ जाए तो यू शुड एबल टू आंसर। अब बात करेंगे हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के बारे में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि रिसेंटली इस लिस्ट का 10वां एडिशन जारी किया गया है, 10th एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसमें हम लोग को क्या पता लग रहा है कि 607 नए अरबपति पूरे दुनिया भर में शामिल हुए हैं, यानी कि पूरे दुनिया भर में 607 नए लोग जो हैं, नए अरबपति जो हैं वो ऐड हुए हैं। और बताया जा रहा है कि प्रति 2 दिन में, यानी कि प्रति 2 दिन, हर 2 दिन में
3 अरबपति या 3 से ज्यादा अरबपति बने हैं। तो 2020 में हर 2 दिन में 3 या 3 से ज्यादा लोग अरबपति बने हैं। और इंडिया के अंदर 55 नए बिलियनियर्स जो है वो ऐड हुए हैं, राइट। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इंडिया के अंदर भारत में 2020 में 55 नए अरबपति बने हैं, और इसका मतलब ये है कि हर हफ्ते एक व्यक्ति जो है वो अरबपति बना है, या एक से ज्यादा लोग अरबपति बने हैं हर हफ्ते। और टेस्ला के एलॉन मस्क जो है, इनकी जो कुल संपत्ति जो है 197 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है। 151 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इनकी कुल संपत्ति में ऐड हुई है, और ये पूरे दुनिया भर के रिचेस्ट आदमी जो है वो बन गए हैं, राइट। रिचेस्ट पर्सन, पूरे दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी जो है वो कौन है? टेस्ला के एलॉन मस्क। और आपको बता दूं गाइस एक मस्त चीज इनकी, कि इनको किसी के थ्रू पता लगा था कि ये दुनिया के अरबपति बन गए, यानी कि दुनिया में सबसे टॉप नंबर 1 के रिचेस्ट पर्सन बन गए ये। तो इनका रिएक्शन बताऊं क्या था? इनका रिएक्शन था चलो वाओ वाओ और लेट्स गो बैक टू वर्क। तो देखो आपकी एक इंसान है, उसको थोड़ी देर की बस खुशी हुई कि हाँ यार चलो मैं रिचेस्ट पर्सन बन गया, बट उसने उस चीज पर मतलब ध्यान ही नहीं दिया। बोला चलो ठीक है यार, तो आता जाता रहेगा, मैं तो अपने काम पे लगता हूँ। और बहुत ही मेहनती इंसान है। इससे आप लोगों को सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप जो अपनी आज की डेट में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और मैं तो जैसे कि मैंने आप लोग के लिए एक इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को मजबूर करता हूं कि आप दिन में 5 घंटा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करें। क्योंकि देखो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सुबह उठे हो और रात में सो गए हो, पूरा दिन कहां चला गया आप लोग खुद सोचते रहते हो कि यार समझ में नहीं आया कि पूरा दिन निकल गया और पढ़ाई के नाम पर जीरो है, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी, रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि कुछ पढ़ाई करी है हमने। बट मैंने इस चीज को बदल दिया है। जैसे कि लोग स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करते हैं ना, लाइब्रेरी में जाकर फीस देते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आपके लिए वर्चुअल ऑनलाइन लाइब्रेरी मैंने चालू कर दी है। ऑनलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी रूम मैंने चालू कर दिया है। स्टूडेंट मुझे सुबह 4 बजे उठाते हैं फोन करके, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा जो नंबर है 9713282838, इस नंबर पर कॉल मत करना, बट मैंने अलाउ किया हुआ है स्टूडेंट्स को कि 4 बजे आप मुझे फोन करके उठाएं। और स्टूडेंट मुझे उठाते हैं, मैं 4:30 बजे आ जाता हूं, या 4:20 या 25 तक मैं लाइव आ जाता हूं। और उसके बाद हमारा अभी टारगेट जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 15 मार्च 2021 से पहले पहले लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक और ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की वो फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। या और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी वीडियो देख लो या कुछ भी कर लो, जब तक किताब से पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात 100% श्योर है। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, आप, वो आपको बोलेंगे कि मैंने ये किताबें जो है वो पढ़ी हुई हैं। तो जब तक आप किताबों को बैठकर पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात, मेरी बात मान लेना। और शॉर्टकट के पीछे कभी मत पड़ना, क्योंकि कभी भी आपने जो रेस देखी है उस रेस में पूरा, अगर जो व्यक्ति जो है वो पूरी जो है वो रेस को फिनिश करता है, पूरा राउंड जो है वो घूमता है, तभी जाकर वो जो है वो रेस जीतता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है उसने आधा आधा रास्ते पे गया, फिर जो है वो शॉर्टकट मारा और वो जो है वो रेस उसने जीत लिया। ऐसा नहीं होता। शॉर्टकट जो है वो कभी भी आपको जिताएगा नहीं, बट हाँ स्मार्ट वर्क आपको जरूर जिताएगा। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क नहीं होता, बट स्मार्ट वर्क में शॉर्टकट कभी नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। किताब पढ़नी है मतलब किताब पढ़नी है। तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए एक प्रोग्राम सेट कर दिया है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप पढ़ाई करते हो। हर 50 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक होता है। उस 10 मिनट में मैं आपसे बात करता हूं, आपकी जो भी परेशानियां होती है उसको सुनता हूं, आपको सॉल्यूशन देता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो, राइट। और ये 7:30 बजे तक चलता है। तो ऐसा आप 3 घंटे मान के चलो। और वैसे एक्चुअल में ये 3 घंटे नहीं है, अगर हम लोग 10-10 मिनट भी हटा दें, ब्रेक पीरियड को हटा दें, तो 2.5 घंटे की आपकी इफेक्टिव तैयारी होती है, इफेक्टिव पढ़ाई होती है। आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो, राइट। तो ये आपके लिए 2.5 घंटे की पढ़ाई मैं सुनिश्चित करता हूं सुबह के समय पे। फिर मैं 3 बजे से फिर लाइव आ जाता हूं 6 बजे तक। तो इस बीच भी मैं आपकी 2.5 घंटे की प्रॉपर इफेक्टिव पढ़ाई जो है वो सुनिश्चित करता हूं कि आप जो है वो इफेक्टिव पढ़ाई करें। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत फायदा मिल रहा है। यकीन ना आए तो एक बार ट्राई करना। 7 दिन तक, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 7 दिन तक आप ट्राई करना। आपको खुद अपने अंदर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके चेंजेस आएगा। और पूरा फ्री प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम को मैं एंटर करने के लिए कोई पैसे देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है। पूरा फ्री प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसको आप ट्राई करो एक बार। अगर मतलब टाइम की क्या बात है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, एग्जाम को क्रैक करना है। तो स्पेशली मैंने सुबह वाला स्लॉट इसलिए भी रखा है, 2 पर्पस के लिए रखा है। एक तो आप जब सिविल सर्वेंट बनोगे, जब आपका एग्जाम क्रैक होगा, तब आपको सुबह 4:30 या 5 बजे के आसपास जो है वो आपके जो रूम होगा, जहां पर आप एकेडमी में होगे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना का जो आपका रूम होगा, तो वहां पर आपके लिए कॉफी आएगी या चाय आएगी, राइट। तो सुबह आपको उठाया जाता है, क्योंकि 5:30 या 6 बजे तक तो ग्राउंड पे पहुंचना ही पड़ता है एनी हाउ,
राइट। तो वो एक रूटीन रहता है, जैसे जब आप ऑफिसर बनते हो उस समय का, तो वो एक रूटीन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अभी से फॉलो करो, अभी से अपने आप को एक ऑफिसर की तरह ट्रीट करो, और आप अपने आप को बताओ कि आप में वो क्षमता है पढ़ने की, आप में वो क्षमता है एग्जाम को क्रैक करने की। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप करो, क्योंकि देखो अगर आप सुबह 4:30 से 7:30 तक पढ़ जाते हो तो आपने 2.5 घंटे का अपना स्लॉट जो है वो इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करने का स्लॉट फिनिश कर लिया। वैसे ही 3 से 6 बजे की आप पढ़ाई करते हो तो आपने अगेन फिर से जो है वो अपना 2.5 घंटे का स्लॉट जो है वो अचीव कर लिया। मतलब कि आप पूरे दिन में 5 घंटे की तो इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो, और इस 5 घंटे में कोई वीडियो नहीं देखना है किसी का, कोई आपको जो है वो किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी किताब के साथ दोस्ती करनी है और किताब को पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से किताब को पढ़ना है, अपने नोट्स वगैरह बनाने, और आप चाहो तो उस दौरान कुछ भी कर सकते हो, बट आपको पढ़ाई करनी है। राइट, जरूरी नहीं है कि मैं जो टास्क देता हूं वही आपको करना है, आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शनल पढ़ सकते हो या जो भी करना है कर सकते हो, बट पढ़ाई करनी है मतलब करनी है। फिर उसके अलावा फिर आप दूसरे टाइम पे करंट अफेयर देख लो, जो अपना ये जो लेक्चर आता है वो देख लो। फिर दूसरे टाइम पे आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कर लो, अगर आपको जो भी ऑप्शनल की तैयारी करनी है कुछ भी कर लो, बट एटलीस्ट आपका पूरा दिन जो होगा ना, आप अगर ये रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा दिन खाली है, आपने कितने अच्छी तरीके से पूरे दिन को यूटिलाइज किया है। राइट, और 5 घंटे की तो इफेक्टिव तैयारी आपकी होगी। तो ट्राई करना एक बार, और ये चीज तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत जो करेगा उसको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अगर रेगुलरली, अगर आप कंसिस्टेंटली, अगर डेली बेसिस पर अगर 5 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा। बट आपको कंसिस्टेंटली रहना है अपनी प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि आज 4 दिन जो है वो मस्त मोटिवेटेड होके पढ़ाई करना शुरू किया, 5वें दिन से चलो ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, राइट, रुकना नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है। ये अपने आप को आप चैलेंज दो, अपने आप को दो चैलेंज कि भाई मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके इस रास्ते में, इस जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ये बात पक्की है मेरी। राइट, तो ट्राई करना अगर कभी मौका मिले तो। और मुझे पता है कि देखो ज्यादा लोग तो नहीं कर पाएंगे, बात मैं बिल्कुल जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और होता है कुछ चंद का सिलेक्शन। तो वो चंद ही लोग हैं जो बच पाते हैं आखिरी तक। और मैं तो आपको दे रहा हूं एक मौका कि आप क्या उन चंद लोगों में बन सकते हो कि जो बच जाओगे आखिरी तक। तो आखिरी तक पहुंचने के लिए रास्ते में रेगुलरली चलना होता है, रेगुलरली आपने जो टारगेट सेट किया होता है उसको फॉलो करना होता है, और उसमें मैं आपके साथ हूं हमेशा। राइट, एक टीचर की तरह, एक बड़े भाई की तरह, जो भी मान लो, बट मैं आपके साथ हूं। अगर आप चलोगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा। चलो एनीवेज, ये बात हो गई, ये आपको बताना था। और इलन मस्क की तरह ही उनसे प्रेरणा मिलती है यार ऐसे लोगों से, कि इतना अमीर आदमी बन गया, पूरे दुनिया भर के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया, बट कोई वो नहीं है, बोलता ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अनदर डे फॉर मी। राइट, यानी कि रेगुलर डे की तरह ही है, ठीक है, मैं खुश हूं, मैं बन गया, अब चलो लेट्स बैक टू वर्क। तो बहुत बड़ी बात होती है यार। चलो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी भी करते रहना है कि एक दिन आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, और एग्जाम रिजल्ट आए, थोड़ी देर आपने खुशी मनाई, और उसके बाद फिर आपने दूसरा अपना माइलस्टोन सेट कर लिया कि चलो अब मुझे इस पर काम करना है, कि अब मुझे अपने नेशन बिल्डिंग पे काम करना है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, और एटीट्यूड ही इंसान को बनाता है। तो ये रिचेस्ट मैन बन गए पूरे दुनिया भर के, नेटवर्थ इनकी 197 बिलियन यूएस डॉलर की हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके बाद अमेजॉन के जेफ बेजोस, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है, 189 बिलियन यूएस डॉलर की इनकी कुल संपत्ति है। और चेयरमैन और सीईओ LVMH मॉइट हेनेसे की हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, हेनेसी, तो ये फिर तीसरे हम लोग को रिचेस्ट पर्सन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिलायंस की बात ना हो, रिचेस्ट पर्सन की मुकेश अंबानी की बात ना हो, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, ये बात अधूरी हो जाती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो हैं, जो रिचेस्ट मैन है इंडिया के, उनकी नेटवर्थ 83 बिलियन यूएस डॉलर की बताई जा रही है, और ये नंबर 8 पे है। और इंडिया ने तीसरा स्थान जो है वो शामिल किया है नंबर ऑफ बिलियनियर्स के मामले में। राइट, जहां पर टोटल 177 बिलियनियर्स हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं। राइट, एक 177 बिलियनियर्स है हमारी कंट्री में। और इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट में मिस्टर अंबानी है, उसके बाद फिर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी है। राइट, और उसके बाद बताया जा रहा है कि इनकी फैमिली की जो वेल्थ है वो भी 32 बिलियन यूएस डॉलर डबल हो गई। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, दुगनी हो गई है। और कंट्री वाइज की बात करें तो चाइना लीड करती है, कि जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं। राइट, 1058 बिलियनियर्स चाइना के अंदर है। फिर यूएसए के अंदर 696 बिलियनियर है, इंडिया के अंदर 177 बिलियनियर है, जर्मनी, यूके और फिर स्विट्जरलैंड आती है यहाँ पर
100 बिलियनियर से ज्यादा बिलियनियर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है वो पता लगी हम लोग को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया के अंदर 51% बिलियनियर्स लोग रह रहे हैं। और सिटीज की बात करें तो मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर है, 60 बिलियनियर है। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली, फिर बेंगलुरु आता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब गाइस डिस्कस करेंगे साइबर वॉलंटियर प्लान के बारे में। तो पहले मैं आपको इस प्लान के बारे में समझाता हूं, फिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों था वो मैं आपको बताऊंगा। साइबर वॉलंटियर स्कीम जो है वो क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये साइबर वॉलंटियर प्लान है जो कि किसके ऊपर टारगेट करता है, टू रोप इन अराउंड 500% टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट फॉर इंप्रूवमेंट इन द साइबर क्राइम इकोसिस्टम, राइट। तो भारत के साइबर अपराध तंत्र में सुधार, पहला पॉइंट, ठीक है, कि भारत का जो साइबर क्राइम जो है या फिर जो इकोसिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है साइबर क्राइम इकोसिस्टम, तो उसको इंप्रूव करना, फर्स्ट पॉइंट। उसके हेतु इंटरनेट पर गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने, यानी कि जो भी इंटरनेट पर ऐसे अनलॉफुल कंटेंट अपलोड होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कंटेंट जो कि टेररिज्म को प्रमोट कर रहा हो या किसी प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा हो, तो ऐसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करना। उसके लिए लगभग 500 व्यक्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है कि 500 व्यक्तियों को जो है वो जोड़ा जाएगा जो कि इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, राइट, कि जो कि देख रेख कर सकेंगे कि कौन सा मतलब इंटरनेट पर जो कंटेंट है वो आपत्तिजनक तो नहीं अपलोड किया जा रहा, राइट। तो उसको देखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्रोग्राम विल इंक्लूड 200 साइबर अवेयरनेस प्रमोटर्स एंड 50 साइबर एक्सपर्ट्स। तो 200 साइबर जागरूकता प्रमोटर, यानी कि ये लोग 200 लोग जो हैं वो साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, राइट, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, साइबर वॉलंटियर स्कीम के तहत, राइट। और 50 इसमें साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जिनको साइबर क्राइम्स के बारे में अच्छी जानकारी होगी, उसको रोकने के बारे में इनको जानकारी होगी, ऐसे ही एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। और प्रोजेक्ट को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा करी थी, राइट। और इट वॉज स्टार्टेड इन militancy hit Jammu and Kashmir last week where the police issued a circular asking citizens to register themselves as volunteer। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हालांकि लास्ट वीक तो नहीं, पहले हो गई थी, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर में जब पुलिस ने एक सर्कुलर इशू किया था सिटीजन्स को ये बोलने के लिए कि सिटीजन्स अपने आप को एक वॉलंटियर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। और इस योजना के तहत जो वॉलंटियर जो है गई स्वयं सेवक जो है वो इस कार्यक्रम के साथ उनके संबंध के बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान जारी नहीं करेंगे, राइट। तो उनको इसको करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि वो किसी प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो इस प्रोग्राम से रिलेटेड पब्लिकली नहीं देंगे। और किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर गृह मंत्रालय के नाम का उपयोग करने तथा मंत्रालय से किसी प्रकार की संबंधता का दावा करने के लिए सख्ती से प्रबंधित है। यानी कि ये वॉलंटियर्स को अलाउ नहीं किया गया कि वो किसी प्रकार से बाहर पब्लिकली जो है वो ये नहीं बताएंगे कि वो इस प्रोग्राम से जो है वो जुड़े हुए हैं या इस प्रोग्राम से रिलेटेड वो कार्य कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी वो एज सच कोई जानकारी नहीं देंगे पब्लिकली भी, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम पर भी किसी प्रकार का दावा ये नहीं करेंगे। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। सिंपल सादी चीज अगर इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको समझाऊं तो ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज जो भी होती है ऑनलाइन, अनलॉफुल कंटेंट जितनी भी होती है, उसको रोकने के लिए वॉलंटियर्स रखा गया कि वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई करें, बैठकर देखें, चेक करें कि किस प्रकार के कंटेंट अपलोड हो रहे हैं और उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए ये वॉलंटियर्स हैं। तो अभी हुआ क्या है कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, अब ध्यान से सुना, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो कि एक डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, इसने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि साइबर वॉलंटियर स्कीम जो है इनकी, ये कल्चर ऑफ सर्विलांस और कांस्टेंट सस्पिशन इन द सोसाइटी क्रिएटिंग पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रेस। यानी कि इनका जो ये प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, ये लगातार ये जो वॉलंटियर्स हैं ये निगरानी रख रहे हैं लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज के ऊपर। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। तो इस प्रकार का सोशल डिस्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर रही है इनकी ये बेसिकली स्कीम, क्योंकि लोग बाग जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कंटेंट वगैरह को, हर एक इंडिविजुअल जो भी अपलोड कर रहे हैं, तो उससे लोगों को जो है वो सोशल डिस्ट्रेस जो है वो लोगों में उत्पन्न हो रहा है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और चिंता वाली बात क्या है गाइस, तो IFF इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने ये कहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिनिस्ट्री ने नहीं दी है कि वो इंश्योर कर सके कि ये स्कीम जो है मिसयूज नहीं की जाएगी या किसी के पर्सनल या पॉलिटिकल वेंदितास
के तौर पर जो है वो मिसगाइड नहीं किया जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर जैसे कि सरकार है, सरकार ने ये भी नहीं बताया कि कौन सा कंटेंट जो होगा वो अनलॉफुल होगा, कौन सा कंटेंट अनलॉफुल नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो सरकार की आलोचनाएं कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार के प्रोग्राम पॉलिसीज को, राइट। तो एक व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका क्रिटिसिज्म को जो है वो ये वॉलंटियर ये ना मान ले कि ये अनलॉफुल है, राइट, ये कानून के अगेंस्ट, और उसके जो ट्वीट है या उसका जो पोस्ट है उसको डिलीट करने के लिए काम करें। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली लोग बाग जो है वो सरकार की पॉलिसीज को, डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसी चीज भी हो सकती है। तो इस प्रकार की चिंताएं जो है वो यहां पर बताई जा रही है कि मंत्रालय किसी प्रकार सुनिश्चित करेगा कि इस योजना का दुरुपयोग किसी गुमराह व्यक्ति द्वारा निजी या राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जाएगा। योजना में एक बार शिकायत करने के बाद उसे वापस लेने के लिए भी कोई प्रक्रिया भी नहीं है, राइट। तो इसको लेकर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बट आपको अभी जो है वो इस स्कीम के बारे में, साइबर वॉलंटियर स्कीम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको पहले बताई। अब बात करते हैं स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। गाइज आपको याद आ रहा होगा कल के लेक्चर में या आई थिंक परसों के लेक्चर में हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल के लेक्चर में बात करी थी हिमालयन इसके बारे में, तेंदुए के बारे में बात करी थी ना हम लोगों ने, हिम तेंदुए के बारे में, स्नो लेपर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, हिमालयन स्नो लेपर्ड के बारे में। तो उसमें भी हमने बात करी थी कि वो स्नो लेपर्ड जो है वो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, राइट। तो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में भी। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने पिछले महीने इंक्लूड किया था कैरेकल को, और कैरेकल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया था, राइट, याद आ रहा है आपको। कैरेकल एक मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है, राइट, जो कि राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में ये शामिल है, राइट। तो इसको जो है वो इन्होंने इंक्लूड किया था कैरेकल को, राइट। और रिकवरी प्रोग्राम जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का इंडिया में ये आज की डेट में 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो है मतलब ये शामिल है इसमें, कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो 22 ऐसी स्पीसीज जो है वो शामिल है रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। कैरेकल की बात करेंगे इस तो इंडिया के अलावा कैरेकल जो है वो पाई जाती है काफी सारी कंट्रीज में, अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल और साउथ एशिया में भी पाई जाती है कैरेकल, राइट। और इसकी बात करेंगे इस तो ज्यादातर ये अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है, बट इसके नंबर जो है वो एशिया में डिक्लाइन होते जा रहे हैं। एशिया में इनकी जो संख्या जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। ये वाइल्ड कैट है, इसके लंबे पैर होते हैं, मुंह इसका छोटा होता है और कैनाइन दांत इसके होते हैं, यानी कि वो अटैक करने वाले जो दांत होते हैं ना, कैनाइन दांत, राइट। और डिस्टिंक्टिव ईयर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, यानी कि इसके जो ईयर जो होते हैं, कान जो होते हैं वो भी थोड़े से अलग टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं, विशिष्ट प्रकार के लंबे और नुकीले कान होते हैं इसके, राइट, लॉन्ग और पॉइंटी ईयर्स होते हैं इसके। और ब्लैक हेयर्स इसके टिप पर हम लोग को देखने को मिलता है। ऊपरी सिर का अगर हिस्से की अगर हम बात करें तो ये ऊपरी सिर, यानी कि सिर के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसमें हल्का सा डार्क ब्लैक कलर हम लोग को इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है इसकी। और आइकॉनिक ईयर इसके होते हैं जो कि इस एनिमल को इसका नाम देते हैं कैरेकल। कैरेकल जो बेसिकली एक टर्किश में, यानी कि तुर्की की हम बात करें, तुर्की भाषा शब्द में इसका मतलब जो होता है कारकुलक। तो इस तुर्की शब्द से जो है वो ये कैरेकल नाम लिया है, जिसका अर्थ होता है काले कान, ठीक है, काले कान, ब्लैक ईयर जो है वो कहा जाता है टर्किश लैंग्वेज में इसको, काराकुलक को, राइट। और उसी काराकुलक यानी कि टर्किश वर्ड से जो है वो बनकर कैरेकल जो है वो बना है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसका उल्लेख, इस जानवर का जो उल्लेख है अबुल फजल के अकबरनामा में जो है वो किया गया था। अकबर के समय में जो अकबरनामा हमें देखने को मिली थी तो उस समय इसका उल्लेख किया गया था कि एक शिकार किए जाने वाले जानवर के रूप में मिलता है, कि इसका शिकार किए जाने वाले जानवर हम लोग को ये देखने को मिलते थे, उसका वर्णन भी था। और कैरेकल का वर्णन जो है और इसके चित्र जो है वो मेडिवल ग्रंथों में भी हम लोग को देखने को मिले, मेडिवल टेक्स्ट में भी हम लोग को देखने को मिले हैं, जैसे अनवर ए सुहाइली, राइट, तूतीनामा और खमसा ए निजामी और शाहनामा। तो इनमें भी ये कैरेकल जो है वो इसका जिक्र पाया गया है। अब बात करते हैं स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में, प्रजाति रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। तो वन ऑफ द 3 कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का 3 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट जो है ये 2008-2009 में शुरू की गई थी
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट करना, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो टाइगर रिजर्व को छोड़कर जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो उनको सपोर्ट करना, राइट। और जो वाइल्ड लाइफ है प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर जो है, यानी कि जो बेसिकली एनिमल्स, जीव वगैरह जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करना। और रिकवरी प्रोग्राम जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और उनका जो हैबिटेट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के पर्पस के लिए चलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिली। तो ये इसके नाम से हालांकि आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो स्पीसीज जो है उनको रिकवर करना, कि अभी उनकी जो प्रजाति जो है वो लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसको दोबारा से रिकवर करना, राइट। गाइस अब बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। 3 मार्च 1973 को CITES पर सिग्नेचर किया गया था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, CITES पर साइन किया गया था, राइट। यानी कि ये कन्वेंशन जो था, ये एग्रीमेंट जो था वो साइन हुआ था कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज के, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो, राइट, फ्लोरा हो, चाहे फोना हो, एनिमल की स्पीसीज हो, जंगली फ्लोरा और फोना का जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो ऐसे जो क्रिटिकल जो स्पीसीज है तो उनके ट्रेड पर रोक लगाने के लिए कन्वेंशन, या उनके ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशन हमें, ये एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस एग्रीमेंट पर साइन जो है वो किया गया था 1973 में, राइट, 3 मार्च 1973 में। और फिर उसके बाद 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 मार्च को, इसी दिन को जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर ऑब्जर्व करने की बात की गई, ठीक है। और इसके अलावा UNGA का जो रेजोल्यूशन है ये CITES के सेक्रेटेरिएट को फैसिलिटेटर बनाता है कि पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ऑब्जर्व करने के लिए जो फैसिलिटेटर है, यानी कि जिसकी मदद से पूरे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे दुनिया भर में, या जो पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ऑब्जर्व करने के लिए प्रमोट करेगा इस दिवस को, तो वो CITES होगा। और थीम जो है वो इस साल की वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिली है, ठीक है। और CITES के बारे में बात करें, हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूं और उसका मैंने भी आपको आइडिया भी दिया है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इंटरनेशनल ट्रेड की यहां पर बात हो रही है। आपने देखा होगा कई बार क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होता है उनका ट्रेड होता है, राइट, स्मगलिंग वगैरह होती है काफी सारी प्रजातियों की, काफी सारी स्पीसीज की। तो इस प्रकार से ट्रेड जो है वो रोकना है, क्योंकि ऐसी स्पीसीज है जो कि अगर उनका ट्रेड बहुत ज्यादा तेजी से होगा तो ऐसी स्पीसीज जो है वो लुप्त हो जाएंगी, राइट। तो उनको लुप्त होने से बचाना है, रोकना है एक्सटेंट होने से, राइट। और इंटरनेशनल रेगुलेटरी ट्रीटी है ये, और ये ट्रीटी 183 पार्टी स्टेट्स के बीच में हम लोग को देखने को मिली थी। और 1973 को इसका गठन हुआ था, इसको बनाया गया था। और रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड 35,000 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल्स की जो है, तो उन पर इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने से रिलेटेड ये CITES हमें देखने को मिलती है। इस कन्वेंशन का फोकस क्या है, सिर्फ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि उनके ट्रेड को कंट्रोल करना भी है, कि जिसके चलते सस्टेनेबल तरीके से वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हम लोग को देखने को मिले, यानी कि वो विलुप्त ना हो। क्योंकि देखो आप जानते हो कि हर एक स्पीसीज जो होती है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होती है। अगर स्पीसीज जो है वो खत्म होने लगेंगी ना तो एक टाइम के बाद ह्यूमन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर एक स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा कि एक स्पीसीज दूसरे को खाती है, फिर दूसरे उसको खाती है, फिर इस प्रकार से एक फूड चेन की प्रोसेस हम लोग को पूरी देखने को मिलती है। तो अगर ये पूरी चेन में, राइट, अगर एक भी स्पीसीज लुप्त होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है, तो उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव जो है वो दूसरों को भी पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और CITES किस प्रकार से कार्य करती है तो इसकी भी बात करेंगे इस। तो देखो ये कन्वेंशन जो है वो मेनली तौर पर काम करता है क्लासिफिकेशन और लाइसेंसिंग के सिस्टम के ऊपर। वाइल्ड स्पीसीज जितनी भी होती है उनको कैटेगराइज किया जाता है अपेंडिसेस 1 से लेकर 3 में, और इसका ये जो रिफ्लेक्ट करती है गाइस, तो ये बेसिकली जो IUCN की रेड लिस्ट होती है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN का फुल फॉर्म, इसकी जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज जो होती हैं, जो पहली बार 1964 में क्रिएट की गई थी, तो उसके आधार पर, उसके थ्रेट स्टेटस के आधार पर स्पीसीज को अपेंडिसेस 1 से लेकर 3 के बीच में रखा जाता है। अपेंडिक्स 1 का मतलब ये होता है कि ये ऐसी स्पीसीज है
जो हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इनके ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, यानी कि इनका ट्रेड किसी भी प्रकार से नहीं होगा, बैन कर दिया जाता है। अपेंडिक्स 2 के अंदर ट्रेड तो अलाउ किया जाता है कि एक स्पीसीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाई जा सकती है, राइट, बट कुछ कंडीशन के साथ, कि कुछ कंडीशन होंगी तभी ले जाई जाएगी। इसमें बताया जाता है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, यानी कि जो कंट्री स्पीसीज को एक्सपोर्ट कर रही है उसको परमिशन लेनी पड़ती, परमिट लेना पड़ता है, ठीक है, बट इंपोर्टिंग कंट्री को नहीं लेना पड़ता। जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रही है वो प्रजाति, वो स्पीसीज, तो उसको नहीं लेना पड़ता। जब बट जो प्रजाति एक्सपोर्ट कर रही है उस स्पीसीज को, तो उसको परमिशन लेनी होती है, परमिट, बिना परमिट के वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और अपेंडिक्स 3 के अंदर वो स्पीसीज होती हैं जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के तौर पर ही जिनका ट्रेड किया जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब कि वो स्पीसीज जो है वो कहां से आई है उसका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंपोर्ट हो रही है वाली स्पीसीज, तो इंपोर्ट होने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाना जरूरी है कि स्पीसीज जो है वो कहां से आई है, राइट, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर स्पीसीज जो है वो लुप्त हो रही है, ठीक है, वहां पर उस एरिया पर स्पीसीज नहीं है, राइट। अब उस एरिया पे जहां पर ऑलरेडी स्पीसीज की कमी है, स्पीसीज किसी क्षेत्र पे मतलब एक्सटेंड होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, और उस एरिया पर उस स्पीसीज को रिकवर करने की आवश्यकता है, और उसी जगह से अगर वो स्पीसीज अगर एक्सपोर्ट होकर किसी दूसरी कंट्री जा रही है, किसी दूसरी कंट्री में उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से फिर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं CITES के अंदर, ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में, किस एरिया में स्पीसीज कम है या ज्यादा है, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड को अलाउ किया जाता है। और अपेंडिक्स 1 के अंदर तो जो स्पीसीज आती है उसको टोटली प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए इन स्पीसीज पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं होगा किसी हालत में। और नेशनल CITES मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती हैं वो परमिट्स इशू करती हैं, परमिशन इशू करती हैं, और कब इशू करती हैं, जब साइंटिफिक अथॉरिटी बता देती है कि किस प्रकार की स्टडी करी है उन्होंने। जैसे कि साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये फलाना क्षेत्र में एक एरिया पर जो है वो स्पीसीज की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस एरिया से स्पीसीज को एक्सपोर्ट करना अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट, या फिर अलाउ भी किया जाएगा तो स्पेसिफिक कंडीशन के साथ अलाउ किया जाएगा। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। और CITES जो है वो लीगली बाइंडिंग होती है स्टेट पार्टीज के ऊपर। अब देखना, याद रखना, CITES जो होती है उसकी जो डिसीजन होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। जिस भी पर्टिकुलर पार्टी ने, जिस भी कंट्री ने साइन किया होगा CITES कन्वेंशन को, तो उस कंट्री को CITES के द्वारा बताए गए जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं या जो भी डिसीजन CITES लेती है तो उस कंट्री को फॉलो करना होगा, और अपनी खुद के डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में उनके गोल्स को इंप्लीमेंट करना होगा, यानी कि रूल्स रेगुलेशन बनाए वाली कंट्री, और वो उसके अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करे, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी के बारे में। तो बताया जा रहा है कि कर्नाटका ने लॉन्च किया है कंट्री के अंदर पहला इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को, राइट। तो कंट्री के अंदर पहली बार इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति जो है वो जारी की गई है। तो इसका महत्व क्या है, तो बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री एपेक्स बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, नास्कॉम, तो इनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये जो ER&D जो है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है, तो ये अगले 5 वर्षों के भीतर देश में 100 अरब 100 बिलियन US डॉलर का उद्योग, इंडस्ट्री बनाने की इसकी क्षमता है। तो 100 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री बनाने की इस पॉलिसी की क्षमता है, ऐसा नास्कॉम का कहना है। और ER&D इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर जो है हमारी कंट्री के अंदर, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट, जिसमें CAGR जो है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसकी डेफिनेशन होती है कि ये एनुअल ग्रोथ रेट होती है इन्वेस्टमेंट की, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे किस प्रकार से ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ की बात करता है ये CAGR। तो 12.8% का इसका ग्रोथ हम लोग को, CAGR इसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके साथ पूरे दुनिया भर में अगर हम बात करें कि ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री की, तो ये बेसिकली 2 ट्रिलियन US डॉलर की हो जाएगी 2025 तक। 2025 तक 2 ट्रिलियन US डॉलर तक की बन जाएगी ये इंडस्ट्री, ER&D इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और इस प्रकार की पॉलिसी कर्नाटका के अंदर पहली बार जो है वो लाई गई है। तो इस पॉलिसी की हाइलाइट्स की बात करें गाइस हम लोग, तो देखो ये बताया जा रहा है कि 45% कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में 45% का कंट्रीब्यूशन अगले 5 सालों में ये पॉलिसी प्रोवाइड करा देगी। इसके पास पोटेंशियल है 50,000 से ज्यादा जॉब जो है वो अगले 5 सालों में प्रोवाइड कराने का। पॉलिसी का एम ये है कि ये प्रिपेयर करेगी कि स्टेट्स को कि आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी जो है वो इस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में जो है वो लाई जा सके।
और आइडेंटिफाई करेगी 5 फोकस सेक्टर्स जैसे कि एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, ईएसडीएम एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तो इन सब एरियाज पर इसका मेनली फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक, जिसकी आपको जानकारी, एक अच्छा आइडिया जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको होना चाहिए था। सो गाइस बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, उससे हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। और गाइस शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को, राइट। और बाकी इसके अलावा आपके जो होमवर्क्स हैं आज के, तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, और इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं इस टॉपिक को। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर से ये टॉपिक, आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर वो डेट डाल दीजिएगा कि किस डेट को मैंने ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया था, तो जिससे कि अपने साथ जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो उनको भी इसका फायदा मिल जाए। या फिर आप जो नए स्टूडेंट हैं वो आप टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप पूछ सकते हैं, राइट। कोई अगर आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, और मैंने बताया हो कि ये टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ, और अगर वो फिर नहीं मिल रहा हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ और टॉपिक बोले और वो मैंने कवर नहीं कराया होगा तो फिर कैसे मिल पाएगा। तो मैं वही टॉपिक का बोलता हूँ जो कि मैंने कवर कराया होता है कि आप प्रीवियस से देख सकते हैं, तो उसी का आप पूछ लिया करें। तो अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेनली जो है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग, इस टॉपिक को भी मैंने डिटेल में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस पर हम लोग को ये न्यूज देखने को मिल रही है। सरकार को अभी बिडिंग जो है वो मिली है 77,146 करोड़ रुपीस की। पहले दिन जो था ऑक्शनिंग का, टेलीकॉम एयरवेव्स की जो ऑक्शनिंग थी, नीलामी जो थी, उसकी पहली जो बिडिंग हम लोग को देखने को मिली है, पहले दिन की बिडिंग जो नीलामी लगी है वो 77,146 करोड़ रुपए की लगाई गई है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि पिछली बिड से काफी ज्यादा ये बताई जा रही है। पिछली बिड का जो एस्टीमेट जो था वो 45,000 करोड़ का था, और अब ये उससे डबल तो नहीं कहेंगे एक्चुअल में, बट फिर भी 77,146 करोड़ रुपीस बहुत ज्यादा है, बढ़िया है। और एयरवेव्स जो है, जो कि 3.92 लाख करोड़ रुपीस का हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो सेल पे रखा गया है, राइट, बिक्री पे रखा गया। 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो है वो सेल पे रखे गए हैं। इसके अलावा सेस क्या होता है और सरचार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में भी पहले मैं आप लोग को कई बार पढ़ा चुका हूं। बताया जा रहा है कि 2011 और 12 में सेस और सरचार्ज जो है, यानी कि ये जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो टोटल होता है सेंटर का, तो उसमें सेस और सरचार्ज का जो शेयर है वो 2011 और 12 में 10.4% हुआ करता था, जो कि 2020 और 21 में बढ़कर 19.9% जो है वो हो गया है, राइट। 19.9% हो गया है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो सेस और सरचार्ज के बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो ये है आपके आज के होमवर्क, और इन होमवर्क से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के लिए पीडीएफ पेड पैकेज जो है वो अवेलेबल है। अभी थोड़ी देर में इसकी नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आएगी तो उसमें पूरी डिटेल जो है वो पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। पीडीएफ पेड पैकेज में मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, जो आप डेली लेक्चर्स देखते हैं उसकी पीडीएफ मिलती है। इसके अलावा आपको डेली रिवीजन करने के लिए और प्रिंट करवाने के लिए हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्रिंट फ्रेंडली होते हैं, राइट। वो पीडीएफ कॉपी उसकी आपको मिलती है। और फिर इसके अलावा आपको हर हफ्ते हर संडे को वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है डेली लेक्चर्स का, जिससे कि आप रिवीजन करें। और फिर उसके बाद आपको हर महीने जो है वो मंथली मैगजीन दी जाती है, जिसको आप प्रिंट आउट कराकर जो है वो पढ़ सकते हैं तीसरे रिवीजन के लिए। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, क्योंकि 3 बार मैं आपको बोलता हूं कि आप एक टॉपिक को रिवाइज करें। जैसे कि डेली जब आप लेक्चर देखते हैं तो उसी समय आप जो है वो रात में सोने से पहले हैंडआउट से रिवीजन कर लें लेक्चर का। फिर संडे वाले दिन जो है वो आप रिवीजन कर लें वीकली कंपाइलेशन का। तो क्या हो गया, आपने एक टॉपिक को 2 बार पढ़ लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया यहाँ पे लेक्चर देखने के बाद। फिर मंथ के एंड में जो आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, फिर अगेन उसको एक बार आप पढ़ लें। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप बना के चलो। ये ऐसा मत करो कि जो है वो हम जो है वो एग्जाम से 15 दिन पहले जो है वो पूरे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। आप उसी दिन जो मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसा आप करोगे तो देखिएगा फ्रूटफुल रहेगी ये पूरी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ रहे हैं
और पढ़ चुके हैं और जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो पर्सनली मुझे बोलते हैं कि ये वाली स्ट्रेटेजी जो है सर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप चाहें तो डिस्कशन ग्रुप पे भी आप देख सकते हैं, वहां पर पूछ के स्टूडेंट से भी, जो स्टूडेंट रेगुलरली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं उनको फायदा मिलता ही मिलता है। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे कुछ नए स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर किस प्रकार से हम याद रखें। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई करंट अफेयर्स की, इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें। और करंट अफेयर्स के आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी करो। मैं आपको पूरी चीज जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ, हर एक नोट्स आपके लिए प्रोवाइडेड रहते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। तो पूरे महीने की आपको ये पूरी चीज जो है वो इस प्रकार की मिलती है मात्र 100 रुपीज पर मंथ में। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जो है वो काम करो कि जब पूरी चीज प्रोवाइड की जा रही है तो उसका फायदा जो है वो उठाओ। बाकी आपके ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि आपको लेना ही चाहिए, बट अगर आपको अपना समय बचाना है, हैंड रिटन नोट्स वगैरह अगर आपको नहीं बनाने हैं, राइट, समय बचाना है, तो आप समय बचाओ ना। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब जो करते हैं उन लोग को फायदा मिलता है, क्योंकि आपका जो टाइम होता है नोट्स बनाने का वो यहाँ पर बच जाता है। उसकी जगह आप जनरल स्टडीज की अपनी तैयारी कर सकते हो, राइट। उस जनरल स्टडीज के आंसर्स वगैरह जो है वो आप कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। तो चलो ये चीज़ मुझे कुछ बतानी थी, क्योंकि कुछ समय से स्टूडेंट जो है मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका फ़ायदा क्या है। तो फिर ये अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए मिलेंगे हम लोग अब कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।